अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग है और इसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी जो है वो क्या है, पोस्ट मैच्योरिटी क्या होती है। जैसे आपको पता है कि ऑप्स में हमने क्या पढ़ते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी मतलब प्रोसीजर्स आते हैं, जो भी मतलब आता है उसमें एंटीनेटल केयर आ जाती है, उसमें पेशेंट के जो लेबर की स्टेजेस होती हैं वो सारी आ जाती हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना ऑफ से रिलेटेड वो हम करते हैं। अब ऑफ से रिलेटेड ही ये प्रॉब्लम है कि पोस्ट मैच्योरिटी। अब एक फीटस होता है जो कि उसका एक एक्सपेक्टेड डेट होती है कि इस टाइम तक उसका टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो जाना है और उसके बाद उसके टाइम पीरियड पूरा होने पर उसने डिलीवर होना है। लेकिन इसमें पोस्ट मैच्योरिटी में क्या होता है, वो टाइम पीरियड तो पूरा हो जाता है और बेबी जो है, फीटस जो है वो डिलीवर नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट मैच्योरिटी। तो डेफिनेशन पे हम चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। उसमें कहते हैं कि कंटिन्यूड प्रेगनेंसी बियॉन्ड 2 वीक्स ऑफ एक्सपेक्टेड डेट, कि जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे 2 वीक्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो, एक पेशेंट है उसकी हम एक्सपेक्टेड डेट निकालते हैं, एक डेट निकलती है जैसे कि 5वें महीने की 10 तारीख है, तो क्या होगा 5वें महीने की 10 तारीख के जो है वो उसकी एक्सपेक्टेड डेट है, यानी 10 मई जो है, ठीक है। अब उसके जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे 2 वीक्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो हम एक्सपेक्टेड डेट निकाली है तो उसमें मतलब उसके आसपास हो जाता है, लेकिन उस डेट से अगर 2 वीक्स ज़्यादा हो जाएंगे और उसके बाद भी हम देखते हैं कि डिलीवरी नहीं हो पाती, तो उसको हम कहते हैं कि पोस्ट मैच्योर हो गया है बेबी, ठीक है। फीटस जो है वो पोस्ट मैच्योर हो गया है, पोस्ट मैच्योरिटी जो है वो हो गई है। तो इसमें कहते हैं कि डेफिनेशन में उसने यही बात कही है कि कंटिन्यू रहती है प्रेगनेंसी बियॉन्ड 2 वीक्स ऑफ एक्सपेक्टेड डेट से 2 वीक ज़्यादा, और या फिर कहता है कि अगर हम डेज़ की बात करें तो एक्सीड कर जाती है फ्रॉम 294 डेज से, 294 डेज से ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी जो है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पोस्ट मैच्योरिटी। ये डेफिनेशन है। कितने डेज़, अगर डेज़ की बात करते हैं तो 294 डेज़ है, और अगर हम उसकी बात करते हैं वीक्स की, तो जैसे हमें पता है कि 38 वीक्स, 37 से लेके 40 वीक्स तक हम नॉर्मल कहते हैं कि 37 वीक कंप्लीट होने के बाद से लेके 40 वीक्स के दरमियान में मिड में अगर कहीं भी किसी भी जगह पे डिलीवरी हो जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 42 वीक्स तक पहुंच जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी जो है अगर 42 वीक्स तक पहुंच जाती है और उसके बाद भी डिलीवर नहीं हो रहा, तो उसमें क्या कहेंगे हम, पोस्ट मैच्योरिटी कहेंगे। तो इसका मतलब है इसमें आपको है कि आपको समझ आ गई होगी कि पोस्ट मैच्योरिटी होती क्या है, ठीक है। हम 37 वीक से 40 वीक्स तक क्या करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है, और उसके बाद हम 2 वीक्स और दे रहे हैं उसको, 2 वीक्स 42 वीक्स बना रहे हैं कि 42 वीक्स के बाद अगर डिलीवरी होती है तो फिर क्या होगा, पोस्ट मैच्योर होगा बेबी। अब उसमें कहते हैं कि उसकी इटियोलॉजी यानी क्या वजह हो सकती है, क्या काज हो सकती है कि पोस्ट मैच्योरिटी है, पोस्ट मैच्योर बेबी हो रहा है। उसमें कहते हैं हेरिडेटरी होती हैं कुछ ऐसे ही फीमेल्स में, हेरिडेटरी मतलब आगे पहले से ही चलता आ रहा है कि उनकी मदर को भी था या मतलब आगे उनकी फैमिली में ये हिस्ट्री थी, हेरिडेटरी होता है। या फिर कहता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या क्या है, उनकी बहुत सी जो फीमेल है उसकी लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा है कि कोई काम नहीं करना, कोई मतलब लिविंग जो उनका स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, ऐसी सेडेंट्री लाइफ जो है वो गुजार रही हैं, बिल्कुल काम शाम कोई नहीं है और कोई एक्टिविटी नहीं है उनकी और एक्सरसाइज भी नहीं है, तो क्या होगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद एल्डरली प्राइमिंग ग्रेविडा है, कहते हैं कि प्राइमिंग ग्रेविडा है और उसकी मतलब एज ज़्यादा है, जैसे कि 35 से ज़्यादा अगर एज है उसकी, तो क्या कहेंगे उसको, एल्डरली प्राइमिंग ग्रेविडा है। उसके बाद ये चीज़, और इसके बाद है एल्डरली मल्टीपैरा है। एल्डरली बहुत ज़्यादा मतलब एल्डरली है और ज़्यादा एज है उसकी और बहुत ज़्यादा बच्चे भी हैं उसके, मल्टीपैरा है, बच्चे ज़्यादा हैं उसके, तो तब भी पोस्ट मैच्योरिटी जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके कहता है कि डायग्नोसिस। ये हमने काजेज़ देखी हैं कि काजेज़ क्या हो सकती हैं। अब डायग्नोज हम कैसे करेंगे, हम सीधी बात है कि हम डायग्नोज किस तरह से करेंगे, एक्सपेक्टेड डेट जो हमारे पास आती है, हम पेशेंट हमें अपनी LMP बताती है, यानी उसके LMP से हम क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डेट निकालते हैं। LMP क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल
जो पीरियड होता है, उस जो लास्ट डेट होती है पीरियड की, वो हम उससे 7 डेज़ और 9 मंथ्स जो हैं वो ऐड करते हैं और उससे हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो निकल आती है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो थी हमारी, हमने वो उसको देखते हैं और उससे 2 वीक्स जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम उसको डायग्नोज करते हैं कि ये पोस्ट मेच्योरिटी हो चुकी है, पोस्ट मेच्योर हो चुका है बेबी। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें है कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी? अब देखो, हम पेशेंट को देखते हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है। एक तो हमने एक्सपेक्टेड डेट देखी है, ठीक है, वो ज़्यादा है तो हमने कहा है, ठीक है। कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स आ जाती हैं, हम चेक करते हैं पेशेंट को, तो उससे क्या होता है कि उसे हमें पता चलता है कुछ चीज़ें ऐसी आना शुरू हो जाती हैं, पेशेंट में चेंजेस आती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि फीटस जो है वो पोस्ट मेच्योर हो चुका है, नहीं मतलब टाइम से ज़्यादा हो चुका है उसका जो इंट्रायूट्राइन जो फीटल लाइफ होती है उस टाइम से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में वेट लॉस। अब देखो, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है पेशेंट का, या फिर सेम वेट, जितना वेट होता है वो सेम रहता है। जैसे हमें पता है कि जैसे प्रेगनेंसी जो है, जिस तरह से प्रेगनेंसी जो है वो वीक बाय वीक बढ़ती जाती है, पेशेंट का वेट जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, पेशेंट का वेट जो है वो बढ़ता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता है, बच्चे का वेट बढ़ता है, प्लेसेंटा का वेट बढ़ता है, तो क्या है उसके साथ साथ पेशेंट का वेट बढ़ता जाता है। लेकिन जब टर्म हो जाती है, पूरा टाइम हो जाता है, यानी 38 वीक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो मदर है उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है। अगर उसका वेट कम हो रहा है तो क्या उसमें क्या हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या है उसमें, अब वो सारी चीज़ें जो पहले बढ़ रही थी वो अब नहीं बढ़ रही, बल्कि जो चीज़ें पहले तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, इसीलिए वेट भी साथ साथ बढ़ रहा था। अब या तो पेशेंट का सेम वेट रहता है या फिर उससे कम होना शुरू हो जाता है, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वेट लॉस होता है, एक फाइंडिंग ये आती है। उसके बाद गर्थ ऑफ एब्डोमेन। अब गर्थ ऑफ एब्डोमेन भी इसी तरह से होती है। अब जैसे जैसे पेशेंट जो है वो पेशेंट का वेट बढ़ता है, जाहिर है फीटस जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, प्लेसेंटा बढ़ रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है साथ साथ में। तो एब्डोमेन जो हम गर्थ ऑफ एब्डोमेन जो हम अम्बलाइकस से पीछे पूरे उसका एब्डोमेन का हम गर्थ लेते हैं, पेशेंट की मेजर करते हैं, वो जो है वो एक टाइम पीरियड मतलब 38 वीक पे मैक्सिमम होती है, और उसके बाद क्या है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। गर्थ ऑफ एब्डोमेन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फॉल्स पेन। फॉल्स पेन की पेशेंट हिस्ट्री रहती है पेशेंट की कि मुझे मतलब पेन्स आ रही हैं, कुछ इस तरह की नहीं है फॉल्स पेन, जैसे ट्रू पेन होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, उसके साथ साथ डायलेटेशन भी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉल्स पेन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, आती है ख़त्म हो जाती हैं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती। ठीक है, तो फॉल्स पेन की भी हिस्ट्री होती है पेशेंट की। उसके बाद ऑब्स्टेटिक पैल्पेशन है। ऑब्स्टेटिक पैल्पेशन में हम क्या करते हैं, हमने जैसे हम फीटस को चेक करते हैं कि फीटस का हेड किस साइड पे है, फीटस का जो है बटक्स जो हैं वो किस साइड पे है, फीटस जो है वो ब्रीच है, उसकी प्रेजेंटेशन चेक करते हैं, ब्रीच है या फिर सेफेलिक है, तो क्या है उससे हम उसको हम क्या कहते हैं, पैल्पेशन कहते हैं, कि हम ऑब्स्टेटिक पैल्पेशन कर रहे हैं, जो हम हाथ से मैनुअली चेक करते हैं, एब्डोमेन पे हाथ रख के फील करते हैं। ठीक है, कि किस साइड पे फीटस के लिम्ब्स जो हैं वो किस साइड पे है, फीटस की बैक जो है वो किस साइड पे है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, फीटस की जो स्कल बोन है वो हार्ड मिलेगी, क्योंकि देखो जब टाइम होता है उस टाइम पे कितनी नॉर्मल मतलब होती है, सॉफ्ट होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, लेकिन बटक्स से हार्ड होती है। बटक्स और जो स्कल है, फीटस का हेड है, दोनों का डिफरेंस पता चलता है। जो बटक साइड होती है जो भी तो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और जो स्कल होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें हार्ड मिलेगी जो एक नॉर्मली फीटस में होती है, एक टर्म के फीटस में होती है, उससे ज़्यादा हमें हार्ड मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि बेबी जो है, फीटस जो है वो क्या है, ज़्यादा टाइम पीरियड जो है उसका वो ज़्यादा हो चुका है, पोस्ट मेच्योर हो चुका है। नेक्स्ट कहते हैं डेंजर्स। अब डेंजर्स हैं, कुछ खतरात होते हैं जब पोस्ट मेच्योरिटी होती है, तो उससे कुछ मदर को भी खतरात होते हैं, डेंजर्स होते हैं मदर के लिए भी, डेंजर्स हैज़र्ड्स इसको कह सकते हैं हम। तो वो मदर के लिए भी होते हैं और बच्चे के लिए भी होते हैं। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उस वक्त भी, और इंट्रायूट्राइन भी उसको हो सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि एस्फिक्सिया है, बच्चे को एस्फिक्सिया हो सकता है, बेबी को बर्थ एस्फिक्सिया जिसको हम कहते हैं कि जैसे बेबी डिलीवर होता है उसको ऑक्सीजन की कमी जो है वो हो रही होती है। या फिर कहता है इंट्राक्रेनियल डैमेज हो जाता है। इंट्राक्रेनियल डैमेज क्या है? इंट्राक्रेनियल डैमेज जो है वो बच्चे का जो क्रेनियम है, जैसे हेड है, हेड के अंदर जो है ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। और एस्फिक्सिया भी फीटस को ही हो सकता है, यानी उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो इसके लिए हमें मदर को ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये डेंजर है बच्चे के लिए। उसके अलावा उसको कहते हैं कि मेकोनियम, बेबी जो है, फीटस जो है वो मेकोनियम पास कर सकता है। मेकोनियम पास करने से भी एस्फिक्सिया हो जाता है, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो जाती है, मेकोनियम पास कर देता है। और मेकोनियम पास करता है और वो एस्पिरेट कर लेता है, बेबी जो है वो एस्पिरेट करता है, तो उससे क्या होता है? फीटल डिस्ट्रेस हो जाती है। उसके बाद कहते हैं एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस क्या होते हैं? जो फीटस जो है उसका लंग्स जो होते हैं वो सही तौर पे, जो कोलैप्स हुए होते हैं ना लंग्स, वो सही तौर पे इन्फ्लेट नहीं हो सकते, प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं हो सकते, तो इसको एटिलेक्टेसिस कहते हैं। जब बेबी डिलीवर होता है तो क्या होता है? पहले तो बेबी मतलब ब्रीथ नहीं कर रहा होता ना, उसके लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जैसे हम जो एक नॉर्मल इंसान जो बाहर के इन्वायरमेंट में ब्रीथ कर रहा है वैसे नहीं होता फीटस का। तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है वो क्राई करता है तो बाहर की एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर जाती है और वो लंग्स में लेके जाता है ऑक्सीजन को, तो लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेट नहीं कर पाता, तो जब इन्फ्लेट नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन को हम एटिलेक्टेसिस कहते हैं, क्योंकि वो पोस्ट मैच्योर हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम उनको इसी कंडीशन में गुजर चुका है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम आ सकता है, ख़तरा होता है बच्चे के लिए कि वो इस तरह ना कर सके, और इसके लिए हमें दूसरी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करनी पड़े, ठीक है। उसके बाद मदर को भी अब देखो हो सकता है डेंजर्स जो है, ख़तरा जो है वो मदर को हो सकता है। मदर को अब क्या ख़तरात हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकती है मदर को। अब ज़्यादा देर एक फीटस जो है वो मेकोनियम भी पास कर रहा है, वो मतलब ज़्यादा टाइम उसको गुजर रहा है, एक नॉर्मली टाइम था उस टाइम पे डिलीवर हो जाता है तो नहीं होता, तो मदर को इन्फेक्शन हो सकती है। और उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो ऑपरेटिव डिलीवरी यानी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो सिजेरियन सेक्शन के लिए भी, सिजेरियन सेक्शन भी एक मदर के लिए प्रॉब्लम नहीं है कि बाद में उसको प्रॉब्लम्स होते हैं सिजेरियन सेक्शन से, तो ये क्या है? मदर के लिए भी डेंजर्स होते हैं, ठीक है। या तो इन्फेक्शन हो सकती है और फिर साथ में ऑपरेटिव डिलीवरी भी करनी पड़ती है। तो ये था हमारा पोस्ट मैच्योरिटी का। तो पोस्ट मैच्योरिटी में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी एटियोलॉजी पढ़ी है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं कि किस किस तरह से मतलब कौन कौन सी फाइंडिंग्स ऐसी आती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जो है पोस्ट मैच्योरिटी हो चुकी है। और जो डायग्नोज हम किससे करते हैं? एक्सपेक्टेड डेट से करते हैं कि डेट ऑफ डिलीवरी जो है उससे अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये मतलब क्या है कि टाइम जो है वो ज़्यादा हो चुका है, तो पोस्ट मैच्योरिटी हो चुकी है, पोस्ट मैच्योर हो चुका है फीटस। और फिर डेंजर्स हमने पढ़े हैं कि फीटस को, बेबी को क्या डेंजर्स हो सकते हैं और साथ में मदर को क्या डेंजर्स हो सकते हैं इसके। तो ये लेक्चर अब हमारा ये ख़त्म हुआ, तो कल हम इसकी मैनेजमेंट जो है वो देखेंगे, ठीक है।